हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार है हमारे इस चैनल मेड केयर पाथ पर। और इसके ऊपर आज हम सब ने पहले जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे उससे आगे का पोर्शन, जो कि अपना जो सीओपीडी रहेगा वो वाला आगे का पोर्शन रहेगा। तो ये अपना चैनल है, अपना परिवार है, इसमें आप सभी को ज्वाइन जरूर होना है। उससे आप सभी को जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की जरूर जरूर आवश्यकता है। तो अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है जो अपन को एक नई ऊर्जा देगा इस वीडियो को सुनने के लिए, कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए, फेंक भाला जहां तक जाए। इन्हीं शब्दों की ऊर्जा के साथ अपन आज एक नया टॉपिक, नई डिजीज जो कि एमएसएन के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, जिसको अपन प्यार से सीओपीडी भी बोलते हैं। और सीओपीडी को अपन आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसकी इटियोलॉजी, साइन, सिम्टम, पैथोफिजियो सब कुछ डिस्कस करेंगे और आप सबको बताएंगे कि ये किस प्रकार से डिजीज कोज होती है। तो सबसे पहले अपने इस परिवार को जरूर ज्वाइन करें। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये आपका परिवार है, ये अपना परिवार है, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन सीओपीडी के अंदर देखते हैं। सीओपीडी का जो इंट्रोडक्शन है वो बोलता है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज ए कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल हेट्रोजीनस लंग्स कंडीशन। तो ये सीओपीडी एक कॉमन कंडीशन होती है जिसको अपन प्रिवेंट भी कर सकते हैं बॉडी में होने से पहले। यदि ये कोज हो गई तो उसके बाद में अपन उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, यानी कि इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। हेटेरोजीनियस लंग कंडीशन है, मतलब ये एक के अंदर होगी और दूसरे के अंदर नहीं होगी तो भी ये डिजीज कोज हो चुकी होगी। अब उसके बाद में आगे की जो लाइन है वो ये बोलती है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम। इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिम्टम है वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम अपन को अपीयर होते हैं। और क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले डिस्पेनिया, कफ, स्पुटम प्रोडक्शन और एक्सर्वेशन होता है। और इनकी वजह से अपने रेस्पिरेटरी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ एयरवे, ब्रोंकाइटिस, bronchiolitis and alveoli that cause persistent and often progressive airflow obstruction। इन लाइनों का अपन सबसे पहले मतलब समझते हैं। इन लाइनों का मतलब क्या है, क्योंकि यही अपनी जो डेफिनेशन होने वाली है सीओपीडी की वो यही होने वाली है। तो इसमें ये सबसे पहले बोल रहा है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम। तो ये कैरेक्टराइज किससे होती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम से अपन इसको कैरेक्टराइज या फिर इसको अपन देख पाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से वो सिम्टम है जो क्रोनिक सिम्टम आते हैं, तो उनको अपन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले है डिस्पेनिया, उसके बाद में है कफ, स्पुटम प्रोडक्शन होगा बहुत ज्यादा, और इनके कारण ही अपना जो एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, मतलब उसमें रुकावट आएगी। ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ एयरवे, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, एल्वोलाई दैट कोज परसिस्टेंट एंड ऑफन प्रोग्रेसिव एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कि ये जो सीओपीडी है वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम के थ्रू अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इनकी वजह से एबनॉर्मलिटीज अकर होती है एयर फ्लो के अंदर। तो अपन इस कंडीशन को सीओपीडी नाम बोलते हैं। और सीओपीडी मेनली किस में होगा, ब्रोंकाइटिस में होगा और ब्रोंकोलाइटिस में होगा। ब्रोंकोलाइटिस ब्रोंकाइटिस का ही एक पार्ट है। उसके बाद में जो इसकी आगे की लाइन है वो है कि अकॉर्डिंग टू द गोल्ड 2025 रिपोर्ट, ये एक प्रकार का सिस्टम है जो ये रिपोर्ट जारी करता है कि इस भारत के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर सीओपीडी के कितने पेशेंट है, या फिर उनका कॉमन कोज क्या है, या फिर वो कौन कौन से पेशेंट है जो कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर कॉमनली इसका इंसिडेंस क्या होता है, वो अपन को ये गोल्ड 2025 रिपोर्ट है वो अपन को बताती है। उसके बाद में सीओपीडी इज वन ऑफ द टॉप 3 कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड।
ये वर्ल्ड वाइड की तीसरी टॉप डिजीज है जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर डेथ होती है। ये 90% ऑफ डेथ इसकी वजह से अकर होती है। और ये मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर बहुत ही ज्यादा अकर होती है। और इट अफेक्ट मिलियन ग्लोबली एंड इम्पोज ए मेजर बर्डन ड्यू टू द अंडर डायग्नोसिस, ऑनगोइंग रिस्क फैक्टर, एक्सपोजर एंड पॉपुलेशन एजिंग। तो ये जो अपनी सीओपीडी जो डिजीज है वो वर्ल्ड वाइड के अंदर 90% जो डेथ होती है वो इसके कारण होती है। और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, मतलब कि जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है उनके अंदर ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से एक्सपोजर होती है। और ये इसकी वजह से लोगों की डेथ कम होती है, पर इसके कारण बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो इसके रिस्क फैक्टर है वो एक्सपोजर करते हैं पॉपुलेशन एजिंग को। उसके बाद में अब इसके अंदर क्या क्या होता है इसको अपन विजुअलाइज तरीके से देखते हैं। तो इसके अंदर जो नॉर्मल लंग्स हैं उसकी जो ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकलाइटिस है वो इस तरीके से दिखती है। और जब ये डिजीज कोज हो जाएगी तब अपन को ये इस तरीके से दिखेगी। इसके अंदर क्या दिखेगा, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग फर्दर नैरो एयरवे, जो कि एयरवे है वो नैरो हो जाएगी और उसमें इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग आ जाएगी जो कि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी किसके अंदर, एयरवे के अंदर। ये थिक हो जाएगी, स्टक की म्यूकस ब्लॉक आ जाएगा, एयरवे रेदर देन क्लियर। उसके बाद में जो नॉर्मल लंग्स के अंदर एम्फाइसीमा की कंडीशन भी क्रिएट होगी। एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा होता है एल्वोलाई के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता है, एयर ट्रैप हो जाती है एल्वोलाई के अंदर और वो वापस एक्सचेंज नहीं हो पाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। उसके बाद में अपना जो दूसरा पिक्चर है वो ये दिखा रहा है एल्वोलाई वाला। इसके अंदर अपन ये देख पा रहे हैं कि एल्वोलाई इसी तरीके से म्यूकस फॉर्मेशन कर देती है और ब्लॉक हो जाती है, और जो कि अपनी गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाती है। एल्वोलाई इस तरीके से डेवलप हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद में इसकी जो इटियोलॉजी, कोज एंड रिस्क फैक्टर है उसके अंदर सीओपीडी अराइज फ्रॉम जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, यानी कि जीन के कारण भी ये बीमारी अपने बॉडी के अंदर अकर होती हैं। और ओवर द लाइफ टाइम दैट डैमेज द लंग्स और अल्टर देयर डेवलपिंग एजिंग, मतलब जब अपनी एज बहुत ज्यादा हो जाती है तब ये अपनी बॉडी के अंदर अकर होती हैं और ये जीन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन के कारण अपनी बॉडी के अंदर कोज होती है। किसके कारण, इसका मेन कोज अपन जब हाईलाइट के अंदर देखें तब इसका मेन कोज है जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। उसके बाद में इसका प्राइमरी रिस्क फैक्टर क्या है वो देखते हैं। प्राइमरी रिस्क फैक्टर इसका है टोबैको स्मोकिंग, सिगरेट, पाइप्स, सिगर, वाटर पाइप्स, marijuana, डोज डिपेंडेंट अकाउंट फॉर 80 to 90% ऑफ केसेस। हाई इनकम कंट्रीज पैसिव स्मोक एक्सपोजर ऑल्सो कंट्रीब्यूट, मतलब कि इसका जो प्राइमरी रिस्क फैक्टर है मतलब कि वो है टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग मतलब सिगरेट वगैरह, इनकी जो स्मोकिंग होती है वो इसका प्राइमरी कोज होता है, क्योंकि स्मोकिंग होती है तब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अदर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के अंदर अपन इसको देखें तो हाउस होल्ड एयर पॉपुलेशन बिकम बायोमास फ्यूल, कोल बर्निंग इंडोर्स अफेक्टिंग 3 बिलियन ऑफ पीपल्स, मतलब कि जो बायोमास वगैरह और जो इंडोर बर्निंग होती है उसके कारण भी ये जो सीओपीडी है वो कोज होती है। इंडोर बर्निंग का मतलब जो धुआं होता है उसकी वजह से अपने लंग्स के अंदर एयर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं और उसके कारण ये सीओपीडी अकर हो जाती है। आउटडोर एयर पॉपुलेशन, ओजोन के कारण भी ये अकर होती है। ऑक्यूपेशनल डस्ट, केमिकल फ्यूम ऑफ गैसेज, जैसे कि कोल माइंस होती है उसके अंदर जो काम करते हैं उनके अंदर ऑक्यूपेशनल डस्ट की वजह से सीओपीडी कोज हो जाती है। और हायर इन नेवर स्मोकर्स एंड क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम, मतलब हीट और कोल्ड वेव के कारण भी ये अकर हो जाती हैं। और इसका होस्ट या फिर जेनेटिक फैक्टर कौन सा है, तो इसका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के कारण भी ये वाली जो सीओपीडी डिजीज है वो अकर होती है। उसके बाद में अपन जब इसको आगे देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर है पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रीन इन यंगर पेशेंट और बेसिलर एम्फाइसीमा होती है। एबनॉर्मल लंग डेवलपमेंट, प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, चाइल्डहुड इन्फेक्शन
और एक्सिलरेटेड एजिंग, मतलब जो एज प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा होता है, उसके कारण ये प्री मैच्योरिटी या फिर लो बर्थ वेट के कारण भी हो जाती है। जब कोई अपना नया बेबी जो कि अभी अभी पैदा हुआ है उसके अंदर जो वेट है वो उसका कम है, तो उसके अंदर भी सीओपीडी अकर हो सकती है। चाइल्डहुड इन्फेक्शन के अंदर ये अकर हो सकती है। एक्सेलरेटेड एजिंग, अस्थमा हिस्ट्री एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, रोल आउट करते हैं। अर्ली लाइफ एक्सपोजर एंड डिसस्नेपिसिस, एयरवे लंग्स साइज मिसमैच हो जाती है। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, जो कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या फॉर्म करते हैं, सीओपीडी को फॉर्म करते हैं। तो सीओपीडी की अपन एक बेसिक वे में बात करें तो सीओपीडी का जो प्राइमरी कोज होता है वो होता है टोबैको स्मोकिंग। उसके बाद में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होता है, मान लो कि इंडोर जो बर्निंग्स होती है या फिर इंडोर जो अपन घरेलू काम करते हैं उसके अंदर जो धुआं होता है उसके कारण भी सीओपीडी कोज हो जाती है। और दूसरा सीओपीडी का मेन कोज है वो ओजोन गैस भी है जिसके कारण सीओपीडी कोज होती है। उसके बाद में जो जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर इसका कौन सा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये एक प्रकार का जीन है जिसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है और उसके कारण एम्फाइसीमा की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। एम्फाइसीमा कौन सी थी, अपन ने जो फोटो के अंदर देखा था, एल्वोलाई के अंदर जो ये हो रहा है इन्फ्लामेशन अकर हो रहा है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं। उसके बाद में अपनी जो इस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी है वो अपन इसकी समझते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या बोला था, प्राइमरी सिगरेट बायोमास स्मोक। सिगरेट और बायोमास को जब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पर्सन स्मोक करेगा तब उसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन आएगा। क्या आएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन आएगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण इसकी जो इओसिनोफिल्स हैं, उसकी डेंड्राइटिस सेल्स हैं, जिसकी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज सेल है, ये सारी एक्टिवेट हो जाएगी और एम्फाइसीमा को क्रिएट कर देगी। और इसका जो एयरवे होता है, एयरवे फाइब्रोसिस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाते हैं और अपनी जो बॉडी के अंदर सीओपीडी की जो डिजीज है वो अकर हो जाती है। और इसके अंदर इरिवर्सिबल एयर फ्लो हो जाता है, इरिवर्सिबल एयर फ्लो क्रिएट हो जाता है। इरिवर्सिबल एयर फ्लो का मतलब है कि एयर अपन एक बार इनहेल कर देंगे, एक बार एयर को इनहेल करने के बाद में अपन उसको एक्सेल नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है इरिवर्सिबल एयर फ्लो रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद में अपन इसकी एक और पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। उसके अंदर ये है कि स्मोकिंग, पोल्यूशन, इन्फेक्शन, ये अपन तीन तरीके से इसको अपन देख सकते हैं कि तीन तरीके से ये किस प्रकार से कोज हो रही है। तो इसके में सबसे पहला है स्मोकिंग, उसके बाद में पोल्यूशन, इन्फेक्शन। उसके कारण अपन जब भी इसको इनहेल करेंगे तब अपने इस इनहेलेशन के साथ में वायरस, बैक्टीरिया और पार्टिकल्स अपनी माउथ या फिर नेजल कैविटी के थ्रू अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये रिस्पॉन्ड करेगा, फिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इम्यून को रिस्पॉन्स करेगा। इम्यून इसके इम्बैलेंस जो कि प्रोटीएजेज, एंटी प्रोटीएजेज होते हैं उनको इंक्रीज करेगा। उसके कारण एयरवे इन्फ्लामेशन या फिर रीमॉडलिंग, लंग्स डिसफंक्शन क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, एम्फाइसीमा क्रिएट होगी, मतलब एल्वोलाई के अंदर जो डिसफंक्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद में स्मॉल एयरवे डिजीज हो जाएगी। क्रोनिक ब्रोंकाई, मतलब ब्रोंकाई के अंदर जो इसका जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अपन ने इटियोलॉजी के बारे में बात की, प्राइमरी फैक्टर टोबैको वगैरह होता है। अदर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में अपन ने ओजोन देख लिया था, उसके बाद में डस्ट वगैरह ये देख लिए थे। ऑक्यूपेशनल जो डस्ट होती है, केमिकल्स या फिर फैक्ट्री के अंदर, उसके कारण भी सीओपीडी कोज होती है। उसके बाद में होस्ट या फिर जेनेटिक फैक्टर इसका कौन सा है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जो कि सेरपिना 1 जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो ये सीओपीडी कोज हो जाएगी। मतलब इसके तीन मेन है। सबसे पहला है टोबैको स्मोकिंग, उसके बाद में है ओजोन और जो फैक्ट्री के अंदर डस्ट होती है उसकी वजह से, और तीसरा होता है जेनेटिक फैक्टर जो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के कारण होता है। उसके बाद में सिगरेट या फिर बायोमास का जब स्मोक होता है तब इसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन आ जाता है, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या करता है, इओसिनोफिल, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेज सेल्स और न्यूट्रोफिल सेल्स और लिम्फोसाइट सेल्स का इंक्रीजमेंट कर देता है। उसके कारण एम्फाइसीमा क्रिएट होगी, स्मॉल एयरवे
फाइब्रोसिस क्रिएट हो जाएंगे और इरिवर्सिबल एयर रेस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा। उसके बाद में अपन एक अदर डायग्राम के थ्रू इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करेगा या फिर वो पॉल्यूशन एरिया में रह रहा है या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन है, वो नेजल कैविटी के थ्रू अंदर जा रहा है। तो नेजल कैविटी के थ्रू अंदर जाते ही सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है जो कि लंग्स की जो सेल्स होती है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाती, उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड करेगा कि ये ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रही है, इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है। उसके कारण जो प्रोटीएज और एंटी प्रोटीन्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और उसी इम्बैलेंस के कारण एम्फाइसीमा की कंडीशन अकर हो जाती है, स्मॉल एयरवे डिजीज हो जाती है और क्रोनिक ब्रोंकाई डिजीज हो जाती है। उसके बाद में इसकी पैथोफिजियो के बाद में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपन को दिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले दिखेगा डिस्पेनिया। डिस्पेनिया क्या होता है, ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, एयर हंगर, प्रोग्रेसिव एंड एक्टिव लिमिटिंग। मतलब जो अपन ब्रीथ लेंगे, ब्रीथ के अंदर अपन को दिक्कत आएगी और अपन को लगेगी कि अपन श्वास बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं पर वो जो एयर है वो कि अंदर लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर ब्रीदिंग लेसनेस मतलब ब्रीदिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, उसको डिस्पेनिया बोलते हैं। उसके बाद में क्रोनिक कफ। कफ ये क्या करता है, मे बी इंटरमीडिएट और डेली ऑफन द फर्स्ट सिम्टम। कफ क्या है, इसका सीओपीडी का फर्स्ट सिम्टम है जो कि इरिटेंट्स की वजह से सीक्रेट करती है म्यूकस सेल्स। उसके बाद में स्पुटम प्रोडक्शन होगा। स्पुटम प्रोडक्शन कब होगा, जब ब्रोंकाइटिस और फिनोटाइप इट प्रोडक्टिव। सबसे पहले इसमें डिस्पेनिया की कंडीशन होगी, ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी आ जाएगी। उसके बाद में जो क्रोनिक कफ है वो इसके अंदर अपन इनहेल, जब भी अपन एयर इनहेल करेंगे तब जो म्यूकस वगैरह ये सेल्स होती हैं जो ये इरिटेंट हो जाएगी और इरिटेंट होने के बाद में ये किसका सीक्रेशन करेगी, कफ का सीक्रेशन करेगी। उसके बाद में स्पुटम का भी प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, फटीग, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस, ये भी जो दिक्कत है वो भी अपनी बॉडी के अंदर अकर हो जाती है इस सीओपीडी के कारण। उसके बाद में अपन फिजिकल साइन देखें तो फिजिकल साइन के अंदर प्रोलोंग्ड एक्सपायरेशन, वीजिंग, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, बैरल चेस्ट, हाइपर इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक्सेसरी मसल्स यूज, सेंट्रल साइनोसिस, डिजिटल क्लम्बिंग, वेट लॉस, एंकल एडिमा एंड साइन ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन। मतलब अपन को सिंबल से ये याद रखना है कि एक तो डिस्पेनिया की कंडीशन अक्कर हो जाएगी, उसके बाद में क्रोनिक कफ की कंडीशन अक्कर हो जाएगी और स्पुटम प्रोडक्शन होगा। अपन को 3 इसके मेन याद रखने। और उसके बाद में जो कॉमन फिजिकल साइन है कि प्रोलोंग्ड एक्सपेरेशन, वीजिंग, ये जो कॉमन है वो अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, मतलब इसको कोई भी डॉक्टर है जो इसको फाइंड कैसे करेगा कि इसको सीओपीडी हो रखा है या फिर और कोई डिजीज हो रखी है। तो डायग्नोसिस रिक्योर क्लिनिकल सस्पिशन, कंफर्मेशन ऑफ परसिस्टेंस एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसके अंदर सबसे पहले स्पाइरोमीटर नाम का गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जो कि पोस्ट ब्रोंको डायलेटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंफर्म करता है इसकी FE1 और FVC की जो कैपेबिलिटी होती है वो 0.7 कंफर्म होती है। सीओपीडी फिक्स्ड रेशियो प्रिफर्ड फॉर सिंप्लिसिटी। गोल्ड स्टेज ये क्या करती है, सीवियरिटी ऑफ एयर लो लिमिटेशन बेस्ड ऑन पोस्ट BD FEV फर्स्ट परसेंटेज प्रिडिक्शन होता है। इसी प्रिडिक्शन के थ्रू अपन पता लगाते हैं कि कौन से पेशेंट में कौन सी सीओपीडी है, माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है या वेरी सीवियर है। उसके बाद में जब एडिशनल डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स आती हैं तो उसमें MMRC डिस्पेनिया स्केल्स होती हैं, डिस्पेनिया स्केल होती हैं जो डिस्पेनिया के लेवल को अपन मेजर कर सकते हैं उसके थ्रू। उसके बाद में CAT स्कोर होता है जो कि सिम्टम बर्डन और एक्सरबेशन हिस्ट्री फॉर रिस्क स्ट्राटिफिकेशन। गोल्ड AD ग्रुप इन ओल्डर सिस्टम नाउ ट्रीटेबल ट्रेट अप्रोच। मतलब कि ये बात है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्पायरोमीटर के थ्रू उसमें जो गैसेस का लेवल होता है या फिर ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं उनको अपन क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और उसके बाद में जो गोल्ड स्टेज होती है, मतलब गोल्ड एक प्रकार की सीओपीडी को चेक करने की
स्टेज स्टेज होती हैं और उन स्टेज के थ्रू ही अपन पता लगा पाते हैं कि इस कौन से पेशेंट में कौन सी सीओपीडी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या वेरी सीवियर है। उसके बाद में अपन इमेजिंग टेक्निक कौन सी होती है, जो कि चेस्ट एक्सरे हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, फ्लैटेंड डायफ्राम हो गया। फ्लैटेंड डायफ्राम मतलब डायफ्राम एकदम ऐसे सीधा हो जाएगा, उसको अपन फ्लैटेंड डायफ्राम बोलते हैं। HRCT क्वांटिफाइज एम्फाइसीमा, एयरवे वॉल थिकनिंग, ब्लू रबीज आउट अदर डिजीज, रूल्स आउट अदर डिजीज। उसके बाद में लैब टेस्ट कैसे कैसे होंगे। लैब टेस्ट के अंदर सबसे पहले ब्लड यूसिनोफिल्स, मतलब कि जितनी भी WBC है वो यदि एलिवेटेड होगी तो इन्फेक्शन अपन उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। हाइपोक्सिमिया और हाइपर कैप्निया का जो मेनली टेस्ट होता है वो 6 मिनट वॉक टेस्ट अपन उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। उसके बाद में प्री सीओपीडी जो होती हैं वो ट्रीटेबल होती हैं और उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसको सिम्टम या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन एट रिस्क बट नॉट येट डायग्नोस्टिक। मतलब प्री सीओपीडी होती है उसको अपन पता नहीं लगा सकते, पर ये रिस्क भी नहीं होती है, पर उसको अपन डायग्नोस्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, सिम्टम और स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू। सिम्टम और स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू अपन इसका पता लगा सकते हैं। अब इसके अंदर जो नॉर्मल जो वॉल्यूम और टाइम होता है FVC का, मतलब कि वो अपन इस ग्राफ के थ्रू पता लगाते हैं। और उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा तो ये जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। लेट प्लेट्यून FVC प्रिजर्व, मतलब गैस है जो लंग्स के अंदर प्रिजर्व हो जाती है। उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होगा कि ये पूरी तरीके से वॉल्यूम उसका जो है वो ऊपर तक अपर मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो क्या होगा, उससे पहले ही लंग्स के अंदर वो ओनली स्टोर होती रहेगी क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर। उसके बाद में जो ये फ्लो है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अपन एक नॉर्मल पर्सन है वो उसकी जो अपन कोई भी एयर, मतलब जो एयर होती है उसको इनहेल या एक्सेल करते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है और इसके साइकिल्स जो छोटे हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर आप देख रहे हो कि साइकिल इतना बड़ा है, फिर इसके अंदर ये छोटा होता गया, फिर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। तो ये साइकिल्स हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं एयरवे के, और उसको अपन इन ग्राफ के थ्रू अपन इसका पता लगा सकते हैं किस सीओपीडी का। और उसके बाद में सीओपीडी होने के बाद में इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे, तो इसके अंदर एक्यूट एक्जर्बेशन, मतलब कि ये कॉज करेगा हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी को। उसके बाद में जो रेस्पिरेटरी फेलियर है, हाइपोक्सेमिक और हाइपरकैप्निक, मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब कि जो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी लंग्स के अंदर तो वो हाइपोक्सेमिक, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो उसको हाइपरकैप्निक बोल देंगे अपन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कोर पल्मोनल राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा, लंग्स कैंसर हो सकता है। उसके बाद में कोमोरबिडिट्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सार्कोपेनिया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, ये सारी कंडीशंस क्या होती है, इंक्रीज होने लग जाती है। उसके बाद में जो अदर है वो वेट लॉस हो गया, रिकरेंट इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोथोरेक्स इन बोलस डिजीज हो गई, पॉलीसाइथेमिया हो गया, इंक्रीज्ड पेरियोपरेटिव रिस्क, ये सारी अकर हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर। मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, लंग्स के अंदर जो कैंसर हो जाता है। इसमें मेन है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। उसमें सबसे पहले है रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, उसके बाद में पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कोर पल्मोनल, ये जो राइट हार्ट फेलियर है ये कोज हो जाएगा। उसके बाद में लंग्स कैंसर कोज हो जाएगा अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद में जो डिप्रेशन, एंजाइटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो सार्कोपेनिया की कंडीशन है वो अकर हो जाएगी। उसके बाद में अपन अदर के अंदर जैसे देखें तो वेट लॉस हो गया, रिकरेंट इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद में न्यूमोथोरेक्स हो गया, ये वाली कंडीशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में अपन इसका मैनेजमेंट, जब भी अपन इसका मैनेजमेंट देख रहे हैं तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, रिड्यूस सिम्टम, प्रिवेंट एक्सर्बेशन एंड प्रोग्रेशन, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड मिनिमाइज मोर्टिलिटी। मतलब कि जो डेथ की रेट है उसको कम करना है अपन को कुल मिलाकर, और इसमें
नॉर्मल लाइफ होती है उसके अंदर एक्सरसाइज और टॉलरेंस की जो एबिलिटी होती है उसको अपन को विकसित करना है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, ताकि अपन उसको प्रिवेंट कर पाए किससे, एग्जर्बेशन के। और बाद में इसका मैनेजमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन सिम्टम, एग्जर्बेशन रिस्क, ब्लड यूसिनोफिल्स, कॉम्बोर्बिडिटीज, इनहेलर टेक्निक एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस। मतलब जो इसका मैनेजमेंट है वो एक तो सिम्टम बेस्ड होगा, क्योंकि जैसे सिम्टम अपीयर होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन पेशेंट के अंदर जो उसकी कंडीशन है उसको मैनेज करेंगे। उसके बाद में अपन मैनेजमेंट में सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं, जो जनरल मेडिकल मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर कोई भी दवाई या फिर कोई भी ड्रग इंक्लूड नहीं होती है। सबसे पहले स्मोकिंग सीजन्स, मतलब कि स्मोकिंग पूरी तरीके से पेशेंट की है जो बंद कर देनी है, ताकि पेशेंट के अंदर सीओपीडी और ज्यादा अकर नहीं हो। तो सबसे पहले अपन इसमें पेशेंट में क्या करेंगे, स्मोकिंग सीजन्स करेंगे। उसके बाद में ये किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, इसमें कंबाइन काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हैं। निकोटीन जो रिप्लेसमेंट, मतलब कि अब कोई भी पेशेंट है वो निकोटीन को कंज्यूम कर रहा है तो उसके जगह उसका रिप्लेसमेंट अपन किसी हेल्दी हैबिट के थ्रू कर सकते हैं। वेरेनासाइल ब्यूप्रोपाइन, अवॉइड ई सिगरेट, जो ई सिगरेट होती है वो इसकी मेन जो सीओपीडी का कोज है या फिर रिस्क फैक्टर है वो मेन ई सिगरेट है। यदि इसको अपन प्राइमरी सीजन्स कर देते हैं तो इससे अपन सीओपीडी से बच सकते हैं। उसके बाद में जो पल्मोनरी रिहेबिलिटाइजेशन, मतलब कि पल्मोनरी रिहेबिलिटाइजेशन मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। एजुकेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, सेल्फ मैनेजमेंट, जो कि इंप्रूव करते हैं किसको, सिम्टम्स को सही करने के लिए। एक्सरसाइज कैपेसिटी को रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस ऑल सर्विसिटीज। उसके बाद में अपन जब देखते हैं कि इसके अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी बहुत ज्यादा सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू पहला कौन सा, इन्फ्लुएंजा एनुअल प्रोग्राम के थ्रू अपन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद में न्यूमोकोकलिन जो कि PCV20 और PCV15 प्लस PPSV23 जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करते हैं। कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो अपन भी कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो भी अपन वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ताकि सीओपीडी की जो कंडीशन है वो अकर नहीं हो। टीडेप हो गया, सिंगल्स एंड RSV एज पर एज रिस्क के थ्रू अपन पेशेंट के अंदर वैक्सीनेशन करते हैं। उसके बाद में एक पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी के थ्रू भी अपन इससे पेशेंट को बचा सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी के थ्रू कैसे बचाएंगे, तो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन 15 और डे फॉर सर्व रेस्टिंग हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया है जो पेशेंट के अंदर हो रहा है, उसको बचाने के लिए अपन उसको O2 इन्वायरमेंट में रखेंगे, ताकि उसके अंदर गैसेज का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली हो पाए, इंप्रूव सर्वाइवल। उसके बाद में नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन करवाएंगे फॉर क्रोनिक हाइपरकैप्निया विथ रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन, इसके थ्रू करवाएंगे। और उसके बाद में जो इसकी लाइफ स्टाइल है पेशेंट की, उस पर ध्यान देंगे। जैसे उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई उसको सही करेंगे, उसकी हेल्दी डाइट, अवॉइड पोल्यूटेंट्स, सेल्फ मैनेजमेंट की कंडीशन अकर करेंगे, ताकि वो पेशेंट खुद के स्तर पर अपना मैनेजमेंट कर पाए। और उसके जो एजुकेशन एक्शन प्लान है एग्जर्बेशन के, वो अपन पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे या फिर उनको काउंसलिंग के थ्रू बता देंगे। उसके बाद में जो सर्जिकल इंटरवेंशन ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ब्लूटोमी, ये रिमूवल ऑफ लार्ज ब्लॉय, मतलब कि इसका ये है कि जो अपनी कंडीशन इसके अंदर अकर हुई थी, अपने पिक्चर के अंदर देखा ये वाली, इसको अपन बाहर निकाल देंगे किसके थ्रू, ब्लूटोमी के थ्रू। ये मैनेजमेंट के अंदर अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ब्लूटोमी के थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं। उसके बाद में जो लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी है, जो LVRS, लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, मतलब लंग्स के अंदर जितनी भी गैसेज स्टोर हुई है उनको बाहर निकालने के लिए सर्जरी की जाती है, उनको लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी कहा जाता है। ब्रोंकियोस्कोपिक लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन, जो कि ब्रोंकियल्स के अंदर जो एयर है वो स्टोर हो रखी है उसको बाहर निकालने के लिए अपन वहां से कर सकते हैं। बेस्ट इन अपर लोब प्रीडोमिनेंट एम्फाइसीमा विथ लो एक्सरसाइज कैपेसिटी। उसके बाद में लंग ट्रांसप्लांटेशन, मतलब लंग्स को अपन ट्रांसप्लांट करके भी अपन पेशेंट की जो जान है वो बचा सकते हैं सीओपीडी के अंदर।
सीओपीडी के अंदर जो क्रोनिक कंडीशन है वो अकर होने के बाद में पेशेंट की जान नहीं बच पाती है, तो उसके अंदर अपन लंग्स ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू पेशेंट की जान अपन बचा सकते हैं। फॉर वेरी सीवियर डिजीज इन यंगर पेशेंट विदाउट मेजर कॉम्ब्रीबाइटिस, मतलब कि जो सीवियर डिजीज हो जाती है यंगर्स के अंदर, तो उससे बचाने के लिए लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यंग जनरेशन के अंदर ये ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, एकदम सुरक्षित तरीके से इनब्लेड हो जाता है। उसके बाद में ड्रग्स के थ्रू किस प्रकार से करेंगे, यानी कि फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में अपन बात करते हैं। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं स्टेप वाइज बेस्ड ऑन सिम्टम और एक्सरबेशन हिस्ट्री और इयोसिनोफिल्स के इंक्रीजमेंट के आधार पर ड्रग्स देंगे। मतलब ड्रग्स किस प्रकार से, ऐसे नहीं दे सकते कि किसी भी पेशेंट को कौन सी भी ड्रग्स दे दी इससे रिलेटेड, ऐसे नहीं दे सकते। इसको स्टेप वाइज देना है और एक बेसिक सीक्वेंस वाइज ट्रीटमेंट अपन पेशेंट को देंगे ताकि पेशेंट की कंडीशन क्या हो पाए, सही हो पाए बहुत जल्दी। ब्रोंको डायलेटर देंगे क्योंकि ब्रोंक्योल्स के अंदर जो गैस है वो क्या हो गई है, एक्यूमुलेट हो गई है या फिर उसके अंदर स्टोर हो गई है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या देंगे, ब्रोंको डायलेटर देंगे, जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेंगे। क्या करेंगे, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेंगे। उसके अंदर टेबलेट एक तो होती है शॉर्ट एक्टिंग और एक होती है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के एग्जांपल ये रहे एल्ब्यूटेरोल, इप्राट्रोपियम फॉर रेस्क्यू के लिए। लॉन्ग एक्टिंग में फॉर्मेटेरोल, साल्मेटेरोल और टियोट्रोपियम और अनमेलिसिडिनियम फॉर मेंटेनेंस ऑफन कंबाइंड। कंबाइंड के अंदर अपन कैसे देंगे, ये जो लॉन्ग एक्टिंग ये जो ब्रोंकोडायलेटर है ये अपन और उसमें शॉर्ट वाला है उनको साथ में देते हैं, तब इसको ड्यूल लाबा एंड लामा प्रिफर्ड इनिशियली बोलते हैं। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड को अपन इनहेल करवाएंगे ताकि वो लाबा और लामा के साथ में ट्रिपल थेरेपी के थ्रू पेशेंट के अंदर जो एक्सर्बेशन की कंडीशन अकर हो रही है उसको अपन सही कर पाए। उसके बाद में एक्सर्बेशन का ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर के थ्रू, ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड के थ्रू, एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि पेशेंट के अंदर कोई भी बैक्टीरियल या फिर कोई भी बायोटिक्स का इन्फेक्शन ज्यादा अकर नहीं हो पाए। उसके बाद में अपन इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट अपने लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यही अपने मार्क्स क्या करता है, इंक्रीज करता है अपने टेस्ट के अंदर या फिर अपने जो एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी उसके अंदर। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले असेसमेंट, उसके बाद में इंटरवेंशन, उसके बाद में एजुकेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट, उसके बाद में मॉनिटर प्रिवेंशन, उसके बाद में डिस्चार्ज प्लानिंग। अब सबसे पहले अपन देखते हैं असेसमेंट के अंदर क्या करेंगे, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, वर्क ऑफ ब्रीथिंग, स्पुटम कैरेक्टरिस्टिक, मेंटल स्टेटस एंड साइन ऑफ एक्सर्बेशन, कोरप्लोमोनल यूज टूल लाइक MMRC और CAT। असेसमेंट मतलब असेसमेंट के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करेंगे और उसकी जो ब्रीदिंग टेक्निक है या फिर जो भी ब्रीथ कर रहा है उसकी टेक्निक को अपन रिकॉर्ड करेंगे और इस स्पुटम के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है उनको अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे या फिर उनको मॉनिटर करेंगे ताकि पेशेंट की COPD की कंडीशन को अपन असेस कर पाए। उसके बाद में पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए इंटरवेंशन प्रोड्यूस करेंगे। इंटरवेंशन में एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, ऑक्सीजन करेक्टली, टीच एंड वेरीफाई इनहेलर टेक्निक। इनहेलर टेक्निक के थ्रू अपन पेशेंट में जो मेडिकेशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। स्पेशल यूज हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन, हैंड और माउथ के कोऑर्डिनेशन के थ्रू प्रमोट प्रोसोड लिप एंड डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, मतलब जो डायफ्राम के थ्रू ब्रीथ ली जाती है उसको अपन क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे ताकि पेशेंट के अंदर COPD की कंडीशन है वो सही हो पाए। और उसके बाद में जो इसकी पेशेंट को अपन एजुकेशन देंगे और सेल्फ मैनेजमेंट की टेक्निक बताएंगे। एजुकेट क्या करेंगे कि स्मोकिंग उसको बहुत ही ज्यादा तरीके से बंद करनी पड़ेगी क्योंकि वो बंद नहीं होगी तब तक पेशेंट की जान नहीं बच सकती। उसके बाद में वो एक्शन प्लान्स बताएंगे एक्सर्बेशन के लिए और न्यूट्रिशन का एक प्लान बना के देंगे ताकि पेशेंट ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रहेगा तो जो स्पुटम है और या फिर जितना भी कफ जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा क्या हो सके, एक्सेल आउट हो सके या फिर बाहर आ सके और उससे पेशेंट को राहत मिलेगी। उसके बाद में मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन, ट्रैक लंग फंक्शन, वैक्सीनेशन और कॉमोर्बिडिटीज,
स्क्रीन फॉर डिप्रेशन एंजाइटी, प्रोवाइड पैलिएटिव केयर, इनपुट इन एडवांस डिजीज। उसके बाद में डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर होम ऑक्सीजन सेफ्टी, मतलब घर के अंदर ऑक्सीजन सेफ्टी होनी चाहिए, फॉलो अप अपॉइंटमेंट एंड रिटर्न एग्जर्बेशन प्लान। ये अपना हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सीओपीडी एक डिजीज कंडीशन होती है लंग्स के अंदर, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो एयरवे है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। तो अपन सबसे पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार क्विकली। इसके अंदर क्या होगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम अकर हो जाते हैं, जिसकी डिस्पेनिया, स्पुटम प्रोडक्शन हो गया, एक्सर्बेशन हो गया ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ द एयरवे, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकोटाइटिस एलोलाई कोज द परसिस्टेंस ऑफ एन प्रोग्रेसिव एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कि एक तरीके से मेनली रेस्पिरेटरी सिम्टम अकर हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिम्टम अकर होने के कारण जो एयर फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यही एक प्रकार से सीओपीडी की डेफिनेशन है। उसके बाद में एल्वोलाई के अंदर होगी, उसको एम्फेसाइमा बोल देंगे। और उसके बाद में अपन इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर देखे, प्राइमरी के अंदर जो टोबैको हो गया वो हो गया, और अदर इन्वायरमेंटल के अंदर डस्ट हो गई, केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर हो गया, और होस्ट या जेनेटिक फैक्टर के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो गई। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सिगरेट या फिर बायोमास स्मोक करेंगे, क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, मैक्रोफेजेज इनका लेवल बढ़ेगा, इनका लेवल बढ़ते एम्फाइसीमा और स्मॉल एयरवे फाइब्रोसिस की कंडीशन अकर हो जाएगी, और ये रिवर्सिबल एयर फ्लो रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। उसके बाद में स्मोकिंग, पोल्यूशन और इन्फेक्शन के थ्रू भी ये हो जाएगा। जब भी पेशेंट इनहेल करेगा, इनके साथ में बैक्टीरिया, वायरस और ये सारा जाएगा, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कोज करेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आगे इम्यून रिस्पॉन्स को कोज करेगा। इम्यून रिस्पॉन्स किसको करेगा, इम्बैलेंस करेगा प्रोटीएजेज के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया था डिस्पेनिया, उसके बाद में क्रोनिक कफ, उसके बाद में स्पुटम प्रोडक्शन, उसके बाद में फिजिकल साइन पढ़े, वीजिंग पढ़ा, चेस्ट टाइटनेस और फटीग एंड रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस पढ़ा। उसके बाद में डायग्नोस्टिक फाइंडिंग किसके थ्रू करेंगे, एक गोल्ड प्रकार की एक डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होती है, जिसके थ्रू अपन ये पता लगाते हैं कि सीओपीडी का लेवल कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या वेरी सीवियर है। उसके बाद में इसका एडिशन किसके थ्रू करेंगे, एमएमआरसी के थ्रू करेंगे, और ये डिस्पेनिया स्केल होती है। क्या होती है, डिस्पेनिया स्केल होती है। उसके बाद में अपन ने लैब के अंदर यूसिनो जितने भी टेस्ट है उनके थ्रू अपन पता लगाएंगे सीओपीडी कोज हो रही है या नहीं हो रही है, और ये जो साइकिल्स बनते हैं ब्रीथ के, उसके थ्रू अपन पता लगाएंगे कि पेशेंट के अंदर सीओपीडी अकर हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस अपन ने पढ़ लिए, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर अपन ने नॉन फार्मेकोलॉजिकल के अंदर देखा कि स्मोकिंग पूरी तरीके से बंद करनी पड़ेगी पेशेंट को, और काउंसलिंग के थ्रू अपन पेशेंट को समझाएंगे। उसके बाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि पेशेंट के ऊपर पूरी तरीके से लागू करना है, इन्फ्लुएंजा के अंदर, न्यूमोकोक्लियल के अंदर और कोविड-19 के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी देंगे अपन उसको। सर्जरी और इंटरवेंशन ऑप्शन ब्लूक्टोमी, मतलब जो रिमूवल ऑफ लार्ज बुलाई, बुलाई किसको बोलते हैं, जब एल्वोलाई के अंदर इन्फेक्शन कोज होके एक गुच्छा बन जाता है उसको बुलाई बोलते हैं। और लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी भी की जाती है। उसके बाद में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन ब्रोंकोडायलेटर पेशेंट को देंगे, और ब्रोंकोडायलेटर कौन से, शॉर्ट एक्टिंग भी और लॉन्ग एक्टिंग भी है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन ने 4 पॉइंट पढ़े, असेसमेंट, इंटरवेंशन, एजुकेशन और मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन और डिस्चार्ज प्लानिंग। इतना अपन ने आज सीओपीडी के बारे में समझा। होपफुली आप सबको सीओपीडी पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और आप सभी यहाँ तक जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपना जो मेडपाथ जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने चैनल को सपोर्ट करना। और ये अपना परिवार है, अपन इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और अपन इसके अंदर जितनी भी एमएसएन इनकी मेडिकल सर्जिकल है वो पूरी की पूरी अपन इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।